चलें जी. So today's new topic is multiple inheritance. So what is multiple inheritance? Multiple inheritance किसे कहते हैं? When a child class has more than a single parent, then it is called multiple inheritance. Why do we need to do multiple inheritance? Because बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि क्लास A है सपोज एंड क्लास B है, और हम चाहते हैं कि वी हैव अ क्लास C जो कि दोनों की फंक्शनैलिटी को रीयूज़ करे. इनहेरिटेंस हम करते क्यों है? बिकॉज हमें एक क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में चाहिए होती है, और हमें लगता है कि वो जो दूसरी क्लास है इट इज़ अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे हम इनहेरिटेंस करते हैं. बट व्हाट इफ़ वी नीड मल्टी फंक्शनैलिटी फ्रॉम मोर देन वन क्लास, तो वहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे. सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्लास C इज़ नाउ द चाइल्ड क्लास ऑफ A एंड B. सो इफ C द चाइल्ड क्लास ऑफ A एंड B, इट मीन्स कि A की फंक्शनैलिटी भी इनहेरिट कर ली मेंबर्स, और B की फंक्शनैलिटी भी उसने इनहेरिट कर ली है. सो इसकी एग्जांपल जो यूजुअली मैं देती हूँ दैट इज़ ऑफ अ TA, टीचर असिस्टेंट जो होता है. हु इज़ अ TA? TA इज़ बेसिकली अ स्टूडेंट. ठीक, कौन स्टूडेंट है, लेकिन फॉर एग्जांपल IC है, चलें, बट IC का ऑब्जेक्ट बनेगा, TA बनाते हैं. सो टीचर असिस्टेंट इज़ दैट कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ भी होंगी, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, और साथ ही साथ उसमें कुछ टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, लाइक ही हैज़ टू ग्रेड और ही हैज़ टू गिव असाइनमेंट्स और डिज़ाइन असाइनमेंट्स और क्विजेस. सो टीचर असिस्टेंट विल बेसिकली स्टूडेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करेगा, और कुछ फंक्शनैलिटी वो टीचर की इनहेरिट करेगा. सो अ टीचर असिस्टेंट इज़ अ चाइल्ड क्लास ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर बोथ. ठीक, so that is called multiple inheritance when a class inherits from more than one class. C++ and C++ में तो allowed है multiple inheritance, but not in Java. ठीक है, Java doesn't allow you to. जी नहीं, ये चाइल्ड क्लास है. कन्वेंशन ये है कि चाइल्ड क्लास को आप नीचे लिखते हैं, बेस क्लास ऊपर है. तो ये होता है कि जो एरो का निशान होता है वो पेरेंट क्लास की तरफ होता है. सो टीचर असिस्टेंट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ स्टूडेंट क्लास एंड टीचर क्लास. ठीक, अच्छा, एक और एग्जांपल जो हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की, वो है वी हैव एन ऑडियो प्लेयर क्लास दैट प्लेज ऑडियो, वी हैव एन वीडियो प्लेयर क्लास दैट प्लेज वीडियो, और फिर हम एक मल्टीमीडिया प्लेयर क्लास बनाना चाहते हैं दैट शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो. ठीक, सो इट जस्ट सी आउट स्टेटमेंट्स, कोई उसमें और फंक्शन नहीं है, बट लेट्स सी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे करता है. दिस इज़ द लास्ट वार्निंग. किसी बच्चे को मैंने बोलते हुए देखा, आई आस्क देम टू लीव द क्लास. ठीक है, अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, यहाँ पे नाम लिख के जाएं एंड देन लीव द क्लास. रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अटेंडेंस भी लग जाएगी, तो फिर क्यों बैठेंगे? वही बच्चे बैठेंगे जो सुनना चाहेंगे, जो बोलना चाहेंगे, तो फिर वो चले जाएं बाहर. सो वी हैव अ वीडियो प्लेयर क्लास, ठीक, जिसके पब्लिक मेथड्स क्या हैं? प्ले वीडियो. वी हैव एन ऑडियो प्लेयर क्लास जिसका पब्लिक मेथड है प्ले ऑडियो. इट जस्ट सी आउट मैसेज प्लेइंग वीडियो एंड प्लेइंग ऑडियो. दीज टू आर क्या हैं? ये खुद किसी को इनहेरिट नहीं कर रहे. सो दीज आर टू बेस क्लासेस हो सकती हैं. कैसे पता चलेगा? बिकॉज द मीडिया प्लेयर इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द वीडियो प्लेयर, पब्लिक इनहेरिटेंस कॉमा पब्लिक ऑडियो. तो दोनों क्लासेस से वो इनहेरिट कर रहा है यूजिंग पब्लिक इनहेरिटेंस. ठीक, और इसका अपना मेथड क्या है? एडिशनल मेथड एडजस्ट वॉल्यूम. सो इसने क्या किया होगा? प्ले ऑडियो का मेथड और प्ले वीडियो का मेथड उसने इनहेरिट किए होंगे अपनी बेस क्लासेस से. सो दिस इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस में सपोज अगर मैं कोई थर्ड क्लास भी करना चाहूँ तो आई वुड राइट कॉमा एंड देन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और फिर किसी क्लास का नाम. सो अब अगर मैं मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ प्लेयर, तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा एंड इफ आई कॉल प्ले वीडियो, से कैन आई कॉल प्ले वीडियो विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेयर क्लास? यस, बिकॉज क्या हुआ है कि
पब्लिक मेथड वीडियो प्लेयर का वो इसमें इनहेरिट हो चुका है कि इसमें मीडिया प्लेयर में, और चूँकि पब्लिक इनहेरिटेंस हुई है तो वो जो पब्लिक मेथड है प्ले वीडियो वो इसका भी पब्लिक मेथड बन चुका है। और अगर इसका पब्लिक मेथड बन चुका है इट मीन्स कि हम उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। इस तरह हम प्ले ऑडियो को भी कॉल कर सकते हैं। एडजस्ट वॉल्यूम को तो कॉल कर सकते हैं बिकॉज एडजस्ट वॉल्यूम इज़ द पब्लिक मेथड ऑफ मीडिया प्लेयर। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यस, 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। यानी अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊं ऑडियो प्लेयर का भी मीडिया प्लेयर का भी, और अगर नहीं बना रही इट मीन्स के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तो पहले क्या होगा, जब भी हम मल्टीमीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जब इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले अपने पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब इसके 2 पेरेंट्स है, पहले किस को कॉल करेगा, तो जिसका नाम पहले लिखा गया है पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर दूसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक, सो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, व्हाट इफ आई राइट, सपोज फू का एक फंक्शन है वीडियो प्लेयर में भी और फू का फंक्शन है ऑडियो प्लेयर में भी, तो अगर मल्टीमीडिया प्लेयर जो है वो क्या इनहेरिट करेगा, वो 2 फू इनहेरिट कर रहे हैं। वो ऑडियो प्लेयर से भी फू को इनहेरिट कर रहे हैं, वो वीडियो प्लेयर से भी फू को इनहेरिट कर रहे हैं। तो अगर मैं मीडिया प्लेयर के ऑब्जेक्ट के साथ फू को कॉल करूं तो पहली बात है कि क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फू इज़ द पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास, और चूँकि हमने पब्लिक इनहेरिटेंस की है तो वो चाइल्ड क्लास का भी पब्लिक मेथड बन चुका है। सो लेट्स सी कि क्या होगा। एरर क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर फू इज़ एम्बिगुअस। कंपाइलर को नहीं पता चल रहा कि इसने तो 2 फू इनहेरिट किए हैं, एक उसने वीडियो प्लेयर से इनहेरिट किया है, एक उसने ऑडियो प्लेयर से इनहेरिट किया है, तो किस फू को कॉल करें? ठीक, नहीं, अब यहाँ पे नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्टर के केस में होगा कि कंस्ट्रक्टर दोनों का ही कॉल, ओवरराइडिंग नहीं की ना हमने, देखें हमने चाइल्ड क्लास में फू को ओवरराइड नहीं किया। अगर तो हमने फू को ओवरराइड किया होता तो फिर तो एम्बिग्विटी ना रहती, फिर किसका फू कॉल होता, फिर तो मीडिया प्लेयर का ही कॉल हो जाता। फू तो हमने ओवरराइड नहीं किया, जब ओवरराइड नहीं किया इट मीन्स कि इस क्लास के अंदर दोनों क्लासेस के फू आ चुके हैं। अब अगर हम मीडिया प्लेयर डॉट फू कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल हो, दैट इज़ द एम्बिग्विटी। सपोज अगर मैं करूँ यहाँ पे फू को ओवरराइड करूँ तो क्या होगा, if I write foo and अब ये कॉल होगा, अब एरर नहीं आना चाहिए। अब कोई एरर नहीं आया बिकॉज अब कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज वो अपनी चाइल्ड क्लास को ही कॉल करेगा। कन्फ्यूजन कब हो रही है कि अगर चाइल्ड क्लासेस को ओवरराइड नहीं किया तो अब इसमें पेरेंट क्लास का वीडियो प्लेयर का भी फू है इसके अंदर, और इसके अंदर नहीं मतलब इसने इनहेरिट किया है, और इसके अंदर ऑडियो प्लेयर का फू भी इसने इनहेरिट किया है, तो किसको कॉल करें? तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए फिर हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। सो प्लेयर डॉट, अगर आपने वीडियो प्लेयर के फू को कॉल करना है तो आप लिखेंगे वीडियो प्लेयर स्कोप रेजोल्यूशन फू, और अगर आपने ऑडियो प्लेयर के फू को कॉल करना है विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीमीडिया प्लेयर तो फिर आप ऑडियो प्लेयर लिखेंगे। इसको एक मिनट, लेट मी रिपीट कि क्या हो रहा है। हमने कॉल करना है फू को, फू इज़ नॉट अ सिंपल फंक्शन, इट्स अ मेथड। हमेशा कॉल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ। इस फू को मैं किस किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकती हूँ? मैं ऑडियो प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकती हूँ, फिर वो ऑडियो प्लेयर का फू कॉल होगा। मैं वीडियो प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना के भी इसको कॉल कर सकती हूँ, वो फिर वीडियो प्लेयर का फू कॉल होगा। और मैं मीडिया प्लेयर का भी ऑब्जेक्ट बना के फू को कॉल कर सकती हूँ, पर देन देयर विल बी कन्फ्यूजन कि कौन सा फू कॉल हो। तो प्लेयर डॉट, अगर आप वीडियो प्लेयर का फू कॉल करना चाहते हैं सो यू विल राइट दी वीडियो प्लेयर फू क्लास नेम, और अगर आप ऑडियो प्लेयर को कॉल करना चाहते हैं देन यू वुड राइट जी। फू जो है वो लिखा हुआ है वीडियो प्लेयर की क्लास में टेस्टिंग वीडियो प्लेयर, और ऑडियो प्लेयर की क्लास में वो लिख रहा है टेस्टिंग ऑडियो प्लेयर। ठीक,
सो अब अगर मैं कॉल करूँ प्लेयर डॉट वीडियो प्लेयर फू, तो अब कौन सा वाला फू कॉल होगा? वीडियो प्लेयर। सो अब एम्बिग्विटी ख़त्म हो गई है। टेस्ट ठीक। अच्छा, ये प्लेइंग वीडियो, प्लेइंग ऑडियो और एडजस्टिंग वॉल्यूम क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि हमने कॉल किए हुए हैं। ठीक जी। फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम कॉल नहीं कर सकेंगे। अगर आपने प्राइवेट किया तो इट मीन्स कि फू इसका मेंबर तो बन चुका है, लेकिन प्राइवेट मेंबर बन चुका है, और प्राइवेट मेंबर बनने की वजह से अब इसके अंदर मैं फू को कॉल कर सकती हूँ, इस क्लास के अंदर मैं कॉल कर सकती हूँ, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं कॉल नहीं कर सकती। ठीक। अब एरर आ गया। नहीं तो मेथड भी तो मेंबर्स ही होते हैं ना। देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो मेंबर्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो डेटा मेंबर्स हैं चाहे वो मेथड्स हैं। अब अगर आपकी बेस क्लास में कोई प्राइवेट मेथड आपने बनाया है तो वो मेथड सिर्फ बेस क्लास में ही एक्सेसिबल होगा, वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। सिंपल, किसी भी तरीके से नहीं होगा, बिकॉज प्राइवेट है। ठीक। तो सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, चाहे मेथड्स पे हों चाहे डेटा मेंबर्स पे हों, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे। चलें जी। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लियर। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन क्लास। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि देयर कैन बी एम्बिग्विटी अगर सेम नाम के मेथड्स हों पेरेंट क्लास में, तो उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या लिखना पड़ता है? स्पेसिफिकली उस पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ेगा जिसके मेथड को हम कॉल करना चाहते हैं। क्लियर है चीज़? ठीक। इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो यू हैव अ मीडिया प्लेयर, सॉरी यू हैव अ वीडियो प्लेयर क्लास। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्लास डायग्राम में नाम यहाँ पे लिखते हैं। सो वी हैव वीडियो प्लेयर क्लास। इसके डेटा मेंबर्स कोई थे? कोई नहीं थे, तो इस कंपार्टमेंट को हम खाली छोड़ेंगे। इसके मेथड्स कितने थे? 2 थे। एक था प्ले वीडियो विच इज अ पब्लिक मेथड, और एक था फू। ठीक। और प्ले वीडियो कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्ले वीडियो कॉलन वॉइड। प्लस क्या शो कर रहा है कि इट वॉज अ पब्लिक मेथड, फू वॉज अ पब्लिक मेथड एंड इट वॉज ऑल्सो रिटर्निंग नथिंग, वॉइड। देन वी हैव एन ऑडियो प्लेयर क्लास, तो आप लिखेंगे ऑडियो प्लेयर। उसकी भी डेटा मेंबर्स नहीं थे और उसके भी मेथड्स क्या थे? प्ले ऑडियो। अगर तो कोई पैरामीटर होते तो हम वो यहाँ पे लिखते, और उसके अंदर भी एक फू का मेथड था। एंड नाउ वी हैव अ मल्टीमीडिया प्लेयर क्लास। सो मल्टीमीडिया प्लेयर वाज इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ क्लासेस। उसके अपने भी डेटा मेंबर्स कोई थे नहीं, लेकिन उसका अपना एक पब्लिक मेथड था एडजस्ट वॉल्यूम, दैट वाज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। इस तरह आप लोगों ने भी अपनी क्लास डायग्राम बनानी होगी, एंड आप लोगों की क्लास की ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स होंगे। ये तो हम सिर्फ डमी क्लासेस पढ़ रहे हैं, बट जो भी डेटा मेंबर्स होंगे वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। अच्छा, लेट्स नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि समटाइम्स मल्टीपल इनहेरिटेंस गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ डायमंड प्रॉब्लम? डायमंड प्रॉब्लम तब अराइज होती है व्हेन यू हैव अ क्लास ए विथ सम मेंबर्स एंड मेथड्स, यू हैव अनदर क्लास जो कि इस ए से इनहेरिट कर रहा है, यू हैव अनदर क्लास जो ए से इनहेरिट कर रहा है। ये कौन सी इनहेरिटेंस है? ये मल्टीपल है या सिंगल है? सिंगल है। इसका भी एक ही पेरेंट है, इसका भी एक ही पेरेंट है। इट्स सिंगल इनहेरिटेंस, इट्स नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। इसको अभी भी ये एक लेवल ही है, मल्टी लेवल का एक और लेवल। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बनाऊंगी फॉर एग्जांपल क्लास डी, अगर डी जो है वो बी से भी इनहेरिट करे और डी जो है वो सी से भी इनहेरिट करे, तो अब
इसको आप लोग हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा ठीक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अ डी हैज़ 2 पेरेंट क्लासेस, सो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है, और ये फिर मल्टी लेवल भी है बिकॉज यू हैव 2 लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक। सो एक लेवल पे एक टाइप की इनहेरिटेंस हो रही है, दूसरी लेवल पे दूसरी टाइप की इनहेरिटेंस हो रही है, सो इट मे बी कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसको ज़रा हम कोड में देखते हैं। So we have a class A, ठीक। वी हैव अ क्लास A जिसके अंदर क्या चीज़ है, ये A प्राइवेट डेटा मेंबर है। इट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर A एंड इट हैज़ अ मेथड शो। कंस्ट्रक्टर कहता है आई एम A एंड शो भी कहता है कि इट्स एन A क्लास। ठीक। वी हैव अ क्लास B जो कि किससे इनहेरिट हो रही है, सो वी हैव अ बी क्लास जो कि ए क्लास से इनहेरिट हो रही है, एंड वी हैव क्लास सी जो कि ए से इनहेरिट हो रही है। इसी डायग्राम को हम बना रहे हैं। बी भी ए से इनहेरिट हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस, और सी भी ए से इनहेरिट हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। और डी क्या है, वो बी और सी से दोनों से इनहेरिट हो रहा है, विच इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक। अब क्या हो रहा है, अगर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक ही सिर्फ कॉल होगा, और वो क्या शो करेगा, आई एम ए। ठीक। अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तब क्या होगा, बी चूंकि चाइल्ड क्लास ऑफ ए है तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कहेगा आई एम ए, और फिर कहेगा आई एम बी। इसी तरह सी, आई एम ए एंड आई एम सी, बिकॉज सी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ए। अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो अब क्या होगा, एक सीक्वेंस बताएं क्या होगा, नहीं ओके। हर क्लास का कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं कि आई एम ए का कहेगा आई एम ए, बी का कहेगा आई एम बी, सी का कहेगा आई एम सी, एंड डी का कहेगा आई एम डी। सो अगर तो ये डायग्राम है और डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, आएगा पहले आई एम ए, फिर आई एम बी, आई एम ए दोबारा आएगा, आई एम सी एंड देन आई एम डी। क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके 2 पेरेंट क्लास है, दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे, लेकिन पहला कौन सा बनेगा, अगर ये पहले लिखा है तो पहले ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो चूंकि इसका पेरेंट एग्जिस्ट करेगा तो ये बनेगा, तो पहले आएगा आई एम ए, आई एम बी, फिर अब इस पे आ जाएंगे। जब ये बनेगा तो ये कहेगा आई एम ए, आई एम सी, और फिर ये बनेगा आएगा आई एम डी। लेफ्ट नहीं, जो आपने पहले लिखा होगा एग्जैक्टली। अगर आपने कोड में बी पहले लिखा हुआ है, पब्लिक बी, अगर आप सी बी करते तो पहले सी होता फिर बी होता। ठीक। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए जो है, एक यानी डी का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर ए की 2 कॉपीज बन रही हैं, यानी ए 2 दफ़ा बना है। अगर ए का कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल हुआ है, इट मीन्स कि ए 2 दफ़ा बना है, यानी जो ए वाला डेटा मेंबर है वो क्या है, यानी डी ऑब्जेक्ट बनते वक्त क्या हुआ है, डी ऑब्जेक्ट बनते वक्त पहले ए का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक। ए का ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर डेटा मेंबर था ए, फिर बी का ऑब्जेक्ट बना, बी के अंदर ए है। ठीक। फिर सी का ऑब्जेक्ट बना, सी के बनते वक्त दोबारा ए बना, तो दोबारा उसके अंदर ए बना। ठीक। फिर सी का, और फिर जो डी के मेंबर्स हैं, तो ये जो डी का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा डी का ऑब्जेक्ट ही है, इसके अंदर ए जो है, ए क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो 2 दफ़ा आ गए हैं। दिस इज़ द डायमंड प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ डायमंड प्रॉब्लम, कि व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम 2 क्लासेस विच आर द चाइल्ड क्लासेस ऑफ द सेम क्लास, तो जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है उसकी आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ बन सकती हैं ग्रैंड चाइल्ड में,
which leads to the as well as the wastage of memory and which may result in some ambiguity. ठीक, क्यों नहीं एम्बिग्विटी आएगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ सपोज ए पब्लिक ही होता और अगर मैं डी डॉट ए करूँ तो कौन सा ए मॉडिफाई होगा? नहीं, ए की जगह दो जगह आ गई ना, ए ने दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, तो एक ए का मेंबर ये है और दूसरे ए का मेंबर ये है। इसको अगर आप स्टोरेज, अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस में ज़रा हम स्टोरेज चेक करते हैं, लेकिन इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं कि स्टोरेज भी आपके पास ठीक हो जाए। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं लिखूँ सी आउट साइज ऑफ, चलिए पहले इसको रन करके देख लें फिर बाद में देखते हैं। ये ए का ऑब्जेक्ट बना था तो उसने सिर्फ आई एम ए कहा, ये बी का ऑब्जेक्ट बना, ये सी का ऑब्जेक्ट बना और ये डी का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, लेट्स सी कि इनके साइजेस क्या हैं। ए का साइज क्या होगा? ए का साइज क्या होगा? 4 होना चाहिए, एक ही डेटा मेंबर है। बी का साइज क्या होना चाहिए? 8 क्यों होगा? एक ही इनहेरिट कर रहा है ना, बी का अपना तो कोई डेटा मेंबर नहीं है, उसने ए का इनहेरिट किया है। सी का भी 4 होगा, लेकिन डी का क्या होगा? डी का अब 8 हो गया है। रीज़न क्या है कि उसने ए को 2 दफ़ा बनाया है। तो ए के 4 है, बी का भी 4 है, सी का भी 4 है। बी और सी के 4 क्यों हैं? बिकॉज उनके अपने एडिशनल मेंबर्स नहीं हैं, तो उसने ए का ही डेटा मेंबर इनहेरिट किया है। और डी का भी अपना एडिशनल मेंबर नहीं था, लेकिन उसने चूंकि ए को 2 दफ़ा इनहेरिट किया है तो उसका साइज़ 8 बाइट्स हो गया है। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया है कि डी के ऑब्जेक्ट में ए के डेटा मेंबर्स की कॉपी बन रही है, जो कि नहीं बननी चाहिए। जी, अच्छा एम्बिग्विटी की बात अब करते हैं। होती है सॉल्व ना, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद क्या साइजेस बेहतर हो जाएंगे? दैट इज़ नॉट, वो थोड़ा एम्बिग्विटी फिर भी रहेगी। मतलब वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही इसकी मेमोरी को मैच करते, जरूरी नहीं कि आपके पास साइज़ फिर 4 ही रहे। नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ये वहाँ उसकी बात होती है। चलिए एम्बिग्विटी कहाँ पे आएगी? लेट्स सी। साइज पे फ़र्क पड़ेगा। चले वो थोड़े ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कम से कम। अच्छा अगर मैं लिखूँ डी डॉट शो, चलें हम सोल्यूशन निकालते हैं फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक, डी डॉट शो, इफ आई कॉल डी डॉट शो और शो इज अ पब्लिक मेथड इन ए, तो एम्बिग्विटी होगी या नहीं होगी? एम्बिग्विटी नहीं होगी। शो जो है वो बी में भी आ गया, शो जो है वो सी में भी आ गया, और डी जो है अब वो बी और सी से इनहेरिट कर रहे हैं, तो डी में 2 शो आ गए हैं, तो एम्बिग्विटी होगी। तो वो मसला तो हम हल कर सकते हैं। कैसे? नहीं, क्लास का नाम लिखे ना, डी डॉट बी का शो कॉल करो या डी डॉट सी का शो कॉल करो। ठीक, इसके अलावा चलाऊं? शो इज एम्बिगुअस। ठीक, वाई शो इज एम्बिगुअस? शो ए में है, वो बी में भी आ गया, वो सी में भी आ गया, डी में 2 शो आ गए हैं, किसको कॉल करें? ठीक, तो वो मसला हम हल कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला अभी भी वो है कि ए ने मल्टीपल कॉपीज घेरी हैं, उसको कैसे हल करें? जी,
ठीक, लेकिन ये डायमंड प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है जो हम पहले भी देख चुके थे, उसको तो हम हल कर सकते हैं। डायमंड प्रॉब्लम तो ये है कि मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं, हमने देखा कि ए 2 दफ़ा बना है, उसका हल क्या निकालेंगे? उसका हल हमने सिंपल क्या करना है, यू वुड राइट वर्चुअल, इधर भी आप लिखेंगे और इधर भी आप वर्चुअल लिखेंगे। वर्चुअल लेट मी, यानी डी के जो पेरेंट क्लासेस हैं उनके साथ आपने वर्चुअल का कीवर्ड लिखना है। इससे अब क्या होगा कि अब जब डी का ऑब्जेक्ट बनेगा, सो दिस वर्चुअल वर्ड विल इनफोर्स कि एक कॉपी ना हो, एक ही दफ़ा बने। ठीक, लेट्स सी कि वो काम हो रहा है नहीं हो रहा। अब आपके पास क्या होना चाहिए, जब डी का ऑब्जेक्ट बने तो ए का ऑब्जेक्ट अब एक ही दफ़ा बनना चाहिए। देखते हैं, ए का ऑब्जेक्ट बना, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बी का ऑब्जेक्ट बना पेरेंट का और अपना कॉल किया, सी का बना अपना और पेरेंट का कॉल किया, लेकिन जब डी का बना तो अब ए एक ही दफ़ा बन रहा है, अब उसकी कॉपीज़ नहीं बन रही। हमने इस मसले को रिजॉल्व कर लिया है। ठीक, अब आपने घर जाके ज़रा इसको चेक करें कि दोनों के साथ वर्चुअल लिखने से क्या होता है। अगर दोनों के साथ ना लिखें और एक के साथ लिखें तो क्या होता है, आपने खुद करना है। साइज़ में अभी भी इश्यूज होंगे। ठीक जी, पहला वाला ही होगा, शायद वही होगा। ठीक, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर। अब साइज़ चेक करेंगे, जरूरी नहीं कि साइज़ 4 ही रहे, मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक, चलें, अगर आपने इशारा करना ही है, देखें साइज़ अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर एक ही दफ़ा कॉल हुआ है तो इट मीन्स कि कॉपी नहीं बनी, यहाँ से कंफर्म कर लिया, मसला हल कर लिया है। साइज ऑफ जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि वो इसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट करे। नहीं, वो तो बेटा इससे पहले तो हम 4 की एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, वर्ड लेंथ हम 64 बिट ही है। सो साइज ऑफ को आपने खुद ही चेक करना है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि कुछ और आंसर आएगा, दैट्स वाई आपको खुद ही करके देखें। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस कवर हमने कर ली है। सो व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? व्हेन अ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट एंड इट मे, अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी का प्रॉब्लम आता है, वो जरूरी नहीं कि वो डायमंड प्रॉब्लम की वजह से हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी का प्रॉब्लम कब आता है? जब आपके दोनों पेरेंट में सेम नाम के मेथड्स हों। तो फिर उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उस पेरेंट क्लास को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डायमंड प्रॉब्लम कब आती है? जब आपकी पेरेंट क्लास का एक ही पेरेंट हो। जब एक चाइल्ड क्लास के 2 पेरेंट क्लास का एक ही पेरेंट हो तब डायमंड प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट की फिर मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हम एक क्लास के पेरेंट क्लासेस के साथ कौन सा वर्ड लगाते हैं? वर्चुअल का वर्ड। वो क्या हो जाएगा? उससे ग्रैंड पेरेंट की एक ही कॉपी बनेगी। एम्बिग्विटी अभी भी रहेगी, एम्बिग्विटी तो अभी भी रहेगी। ठीक, बिकॉज शो उसने 2 दफ़ा इनहेरिट किया है। इसको जरा चेक करके देख लेते हैं। साइज आप खुद ही चेक करेंगे। अच्छा, अब एम्बिग्विटी नहीं रही, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेव हुआ था। इट मीन्स कि ना सिर्फ मेंबर्स बल्कि मेथड्स भी। ठीक, एक क्लास। ठीक, सो कहने का क्या मतलब है? क्या जो मल्टीपल इनहेरिटेंस इससे पहले पड़ी है वहाँ पे तो डायमंड प्रॉब्लम नहीं था, तो वहाँ पे एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ये जो वर्चुअल का वर्ड हम लगा रहे हैं ये डायमंड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं और उससे फिर वो एम्बिग्विटी वाला प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक, चलें जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम कवर करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन अभी कवर करेंगे, कंपोजिशन कवर करेंगे आपकी क्लास डायग्राम में। और कंपोजिशन के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायनेमिक मेमोरी। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट करेंगे एंड इंशाल्लाह सेशन के बाद फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पे जाएंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज समथिंग टू डू विद द इनहेरिटेंस। चलें, कंपोजिशन क्या चीज़ होती है?
यस। तो इस वीक में हमने ख़त्म करना है कंपोजिशन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट कर लेना है, और अगले वीक में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग ख़त्म करना है, और उसके एंड में आपके पास सेशनल है। सेशन कंबाइन ही है। व्हाट इफ वी गो विद द मेजॉरिटी? 3 में से अगर 2 ने कवर किया हो तो फिर नहीं, 2 आर ऑन द सेम पेज। चलें। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन? हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर में कर चुके हैं कि व्हेन वन स्ट्रक्चर वेरिएबल इज अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक, जहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो बातें नहीं, कुछ बच्चे बार बार बातें कर रहे हैं और एक दफ़े मेरी नज़र में आ गए तो फिर मेरी नज़र बार बार उधर ही जा रही है। ठीक, आपसे कह रही हूँ, बातें नहीं कर रही। जी जी, आपसे कह रही हूँ। पहली दफ़ा भी बात ना किया करें ताकि नज़रों में ना आए। सो कंपोजिशन इज हैज़ अ रिलेशनशिप। सो कंसिडर अ क्लास, बुक की एग्जाम्पल ही है, वी हैव अ डेट टाइप क्लास, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेट टाइप, इट विल रिप्रेजेंट डेट इन टर्म्स ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। ठीक, सो डे, मंथ, ईयर एंड देन ईयर, और फिर इससे कुछ पब्लिक मेथड्स होंगे। वी हैव अनदर क्लास विच इज़ पर्सन टाइप। नाम इसका पर्सन टाइप है, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका नेम वाला ही है, लेकिन चूंकि बुक में ये एग्जांपल यूज़ हुई है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस नेम पर्सन टाइप। इट रिप्रेजेंट्स नेम, और नेम के कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो इट हैज़ 2 मेंबर्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और फिर इसके अपने कुछ मेथड्स होंगे। तो क्या इन दोनों के दरमियान कंपोजिशन है? नहीं है ना। दिस टू आर सेपरेट क्लास, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। नेम का डेट के साथ फिलहाल अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनहेरिटेंस है ना कंपोजिशन है। दीज टू आर सेपरेट क्लासेस। नाउ आई मेक अनदर क्लास पर्सनल इन्फो, एंड दिस क्लास शुड स्टोर द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? हम किसी बंदे को आईडी दे सकते हैं, तो एक आईडी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी होगा, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग यहाँ बनाएं, और डेट ऑफ बर्थ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम डे, मंथ, ईयर को यहाँ पे अलग अलग बनाएं। उससे बेहतर क्या है कि ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 2 क्लासेस हैं, तो वाई नॉट उनको हम यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे? इनहेरिट नहीं है, अब पर्सनल इन्फो के अंदर एज अ डेटा मेंबर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो नेम है, नेम, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, और इसकी टाइप हम क्या रखें? पर्सन टाइप, बिकॉज जो नेम पर्सन टाइप है उसके अंदर नेम एज अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑलरेडी मौजूद है, तो इसकी टाइप हम क्या रखेंगे? पर्सन टाइप। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए मैं क्या लिखूं? ऑलरेडी क्लास है जो डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज डेट टाइप। एग्जैक्टली, जैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़े, इसी तरह ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट हैं, यानी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर एज अ डेटा मेंबर 2 ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोजिशन? बिकॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सनल इन्फो हैज़ नेम एज अ डेटा मेंबर एंड इट हैज़ डेट ऑफ बर्थ एज अ डेटा मेंबर, और दोनों की टाइप्स क्या हैं? अलग क्लासेस हैं। सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली? जी, यहाँ पे इनहेरिटेंस करने में मसला कोई नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस इसलिए हम नहीं कर सकते बिकॉज क्या हम कह सकते हैं कि पर्सनल इन्फो इज़ अ पर्सन टाइप? इज़ अ पर्सन टाइप। क्या हम कह सकते हैं कि पर्सनल इन्फो इज़ अ डेट? बात सिर्फ रीयूज़ की नहीं होती, रीयूज़ आप इनहेरिटेंस से भी कर सकते हैं। बात ये भी है कि अब रियल वर्ल्ड में क्या वो रिलेशनशिप है भी या नहीं जो आप कोड में कर रहे हैं। बिकॉज हमने स्टार्ट किया क्या था? ऊक हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि इट मॉडल्स द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो रियल वर्ल्ड के दरमियान रिलेशनशिप है, वहीं पे आपके पास कोड में भी होनी चाहिए। इससे एक तो अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाएगी,
और जी दो चीज अलग अलग है, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग है। ये इनहेरिटेड और कंपोजिशन की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है, खाली वो एक स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, एक स्पेस कम ले रहे हैं। नहीं, स्पेस की बात भी नहीं है, स्पेस की बात नहीं है। अगर आप रीयूज़ की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस के थ्रू भी मैं इसको रीयूज़ कर सकती हूँ, पर्सन टाइप को और डेटा टाइप को, और कंपोजिशन के थ्रू भी मैं रीयूज़ कर सकती हूँ। तो कौन सा यूज़ करूँ, अब क्वेश्चन ये है। इसको आंसर करने के लिए हम कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या रिलेशनशिप है, ठीक। बिकॉज आपका जो प्रॉब्लम है इट शुड रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो किसी और को भी समझ आए। आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस कर ली, कल को आपको कोई कोड पड़ेगा, उसको नहीं समझ आएगी कि क्यों इसने पर्सन इन्फो को पर्सन टाइप से इनहेरिट किया है, हालांकि इनके दरमियान तो इस रिलेशनशिप है ही नहीं। जी यस, हैज़ दिस, यानी पर्सन इन्फो विल हैज़ अ नेम, पर्सन इन्फो विल हैज़ डेट ऑफ बर्थ, दैट्स व्हाई वी शुड यूज़ कंपोजिशन। हाँ, अब अगर मैं ये करूँ कि पर्सन इन्फो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कोई आईडी होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ। अब अगर मैं कहूँ कि टीचर के पास भी ये इन्फॉर्मेशन होती है और स्टूडेंट के पास भी ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो अब क्या करूँगी, अब जो टीचर की क्लास होगी, अब टीचर इज़ पर्सनल इन्फो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो देन यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस कर सकती हूँ। क्यों? बिकॉज जो पर्सनल इन्फो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टीचर में भी मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ एडिशनल भी होंगी। इसी तरह जो स्टूडेंट होगा, क्लास स्टूडेंट, वो भी क्या करेगा, वो भी पर्सनल इन्फो से इनहेरिट करेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर? अगर आपको पर्सनल इन्फो के नाम पे हो रहा है तो इसको बेशक कह दें पर्सन। इस क्लास का नाम अगर मैं पर्सन लिख दूँ तो अब ठीक है। सो हु इज़ अ पर्सन? अ पर्सन इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट हैज़ एन आईडी, दैट हैज़ अ नेम, बेशक इसका नाम भी आप नेम टाइप रख दें। एक मिनट, अब बताएं, अब वो नाम हमने सही रख दिए, क्यों नहीं? पर्सन का एक नाम होता है ना, अ पर्सन विल हैव अ नेम, अ पर्सन विल हैव एन आईडी, अ पर्सन विल हैव एन डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो इससे ये कंपोजिशन होगी, पर्सन और नेम के दरमियान कंपोजिशन है, पर्सन और डेट ऑफ बर्थ के दरमियान कंपोजिशन है। लेकिन अब अगर मैं टीचर और स्टूडेंट की बात करूं तो टीचर क्या है? टीचर इज़ अ पर्सन, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। तो अब टीचर और पर्सन के दरमियान इनहेरिटेंस होगी। यस, यानी जहाँ भी हम ये कह सकें कि दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ टाइप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, वहाँ पे हम इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट के दरमियान हैज़ अ रिलेशनशिप बने वहाँ पे हम कंपोजिशन यूज़ करेंगे। क्लियर ये चीज़ सबको? अच्छा, तो अगेन जब हम कोड में जाएंगे तो जो नेम है उसको पर्सन टाइप कहा जा रहा है, और जो पर्सन है उसको पर्सनल इन्फो कहा जा रहा है, और डेट को डेट टाइप कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब बन गए हैं, विल हैव अ लुक एट द कोड, फिर आपको समझ आ जाएगी। चलें जल्दी से कोड देखते हैं। अच्छा, कंपोजिशन के अंदर हमने फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स वाला। डेवलपर 1 एक क्लास बना रहा है डेट टाइप की, डेवलपर 2 दूसरी क्लास बना रहा है पर्सन टाइप की जो कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलपर 3 तीसरी क्लास बना रहा है जो कि पर्सनल इन्फो की क्लास है, और क्लाइंट कोई और है, ठीक। सो आपके वो वाले कॉन्सेप्ट भी थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे। सो वी हैव डेट टाइप डॉट एच। डेट टाइप डॉट एच में क्या होगा? It's a header file which should only contain the class definition. And what is class definition? क्लास का नाम क्या है, उसके पब्लिक मेथड्स कौन से हैं या प्राइवेट मेथड्स कौन से हैं, उसके डेटा मेंबर्स कौन से हैं। सो दिस इज़ डेट टाइप क्लास। इसको हमने सेव कैसे किया है? डेट टाइप डॉट एच के साथ हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड यू वुड सी कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों लिख रहे हैं, इतने कमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये हेडर फाइल हमने किसको देनी है? जिसने हमारी क्लास को रीयूज़ करना है। तो उसको पता होना चाहिए कि सेट डेट को क्या चीज़ें पास करनी है और इसने काम क्या करना है। क्योंकि उसको हम सेट डेट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे,
दैट्स वाई हम हेडर फाइल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। सो वी हैव गेटर्स, वी हैव सेटर्स और वी हैव, ये क्या चीज़ है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, एंड डिफ़ॉल्ट बोथ, ठीक। सो दिस इज डेट टाइप डॉट एच फाइल। इसके मेथड्स की हमने इम्प्लीमेंटेशन कहाँ की है, अलग से की फाइल में की है। फॉर दैट वी हैव टू इंक्लूड दी डेट टाइप डॉट एच फाइल। ये उन सारी मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी है, प्रिंट भी है, सेटर्स भी है और गेटर्स भी हैं। अगर तो हमने ये क्लास किसी को रीयूज़ करने के लिए देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट एच फाइल देनी पड़ेगी, डॉट सी पी पी नहीं देंगे, लेकिन इस सी पी पी को कंपाइल करेंगे अलग से और उसकी फिर डॉट ओ फाइल देंगे। ये फाइल नहीं देनी। ये क्यों नहीं देनी, बिकॉज इसमें हमारे मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन है, हम नहीं चाहते कि वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन को दिखे। लेकिन जब हमारे मेथड्स को कॉल करेगा तो क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए फिर हमें इसको डॉट ओ फाइल देनी चाहिए। इस तरह डेवलपर 2 ने क्या बनाया है, डेवलपर 2 ने पर्सन टाइप डॉट एच फाइल बनाई है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेटर्स, गेटर्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पेरीमीटराइज कंस्ट्रक्टर्स सब इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक। इसी तरह पर्सन टाइप डॉट सी पी पी में क्या होगा, इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमने अगर रीयूज़ करना है तो हम पर्सन टाइप डॉट एच देंगे और इसको अलग से कंपाइल करके स्विच सी के साथ डॉट ओ देंगे। डेवलपर 3 ने क्या बनाया है, उसने पर्सनल इन्फो की क्लास बनाई है। अब यहाँ पे देखें, इस क्लास के डेटा मेंबर्स क्या हैं, पर्सनल इन्फो की, नेम, विड्थ ऑफ टाइप, पर्सन टाइप, बर्थडे विच द टाइप, डेट टाइप एंड इंटीजर, ठीक। तो नाउ दिस इज कंपोजिशन। पर्सनल इन्फो के जो डेटा मेंबर्स हैं वो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन सिंपली। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड करना होगा, वरना कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि पर्सन टाइप क्या है और डेट टाइप क्या है। आखिरी थिंग जो आप लोगों ने देखनी है, बाकी कोड सेम ही है। कंस्ट्रक्टर जब हम इनहेरिटेंस में बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। व्हाट अबाउट कंपोजिशन, होगा क्या कि अब पर्सनल इन्फो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम और बर्थडे, तो इनके भी कंस्ट्रक्टर्स कॉल होने चाहिए ना, ठीक। वो कैसे कॉल करते हैं वो देखते हैं। सो सेट पर्सनल इन्फो, ये पब्लिक मेथड है पर्सनल इन्फो क्लास का, जो कि कहाँ से कॉल होगा, नहीं कॉल, ये इसको कॉल कौन करेगा, हु इज़ इंटरेस्टेड इन कॉलिंग दिस मेथड, क्लाइंट कोड। तो जब क्लाइंट कॉल करेगा तो उसको नज़र नहीं आ रहा कि पर्सनल इन्फो में पर्सन का ऑब्जेक्ट है या डेट का ऑब्जेक्ट है, उसको वो क्या भेजेगा, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मंथ, डे, ईयर, आईडी को अलग अलग भेजेगा। लेकिन इसके मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेम डॉट सेट नेम कर रहे हैं, बर्थडे डॉट सेट डेट कर रहे हैं एंड पर्सन आईडी को ये असाइन कर रहे हैं। तो ये नेम क्या चीज़ है, नेम जो है इस क्लास का डेटा मेंबर है ना, तो उसके साथ चूंकि वो खुद एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्वालिटीज़ को सेट करने के लिए वी हैव रिटन नेम डॉट सेट नेम। ये सेट नेम जो है, ये नेम जो पर्सन टाइप थी उसके अंदर सेट नेम था ना, और नेम जो है उसका ऑब्जेक्ट है पर्सन टाइप का। अगर नेम पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि अगर हमने उसका नाम सेट करना है तो हम नेम डॉट सेट नेम करेंगे, ठीक। अच्छा, इसी तरह प्रिंट करते वक्त नेम डॉट प्रिंट को कॉल करेंगे, बर्थडे डॉट प्रिंट को कॉल करेंगे। दिस इज दी, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज भी है और डिफ़ॉल्ट भी है। डिफ़ॉल्ट हम ऑलरेडी वैल्यूज हेडर फाइल में दे चुके हैं। यहाँ पे बस आप एक चीज़ देखें कि जब भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जिसके अंदर 2 या कुछ और ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, कॉलन लगा के यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नेम, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, बर्थडे। तो पहले नेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा।
और फिर उसका अपना आईडी सेट हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्टर में और इनहेरिटेंस वाले कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है? इनहेरिटेंस वाले कंस्ट्रक्टर में भी अगर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं, और इधर भी हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क है। अगर एग्जैक्टली इनहेरिटेंस में हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं। अगर आपको याद हो हम लोग क्या करते थे, रेक्टेंगल टाइप जो थी, बॉक्स टाइप, अगर रेक्टेंगल टाइप की चाइल्ड क्लास है तो हम कैसे कॉल करते थे? बॉक्स टाइप, बॉक्स टाइप। इसको क्या मिलता था? लेंथ, विड्थ, हाइट। और फिर हम क्या करते थे, इसके आगे कॉलन लगा के क्या लिखते थे? रेक्टेंगल टाइप, जो क्लास का नाम होता था, और उसको हम पास करते थे लेंथ और विड्थ, और हाइट को फिर हम लोग यहाँ अंदर सेट करते थे। अब क्या फ़र्क है कंपोजिशन में? अब हम, क्योंकि बेस का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे जो कि उसकी डेटा मेंबर्स हैं। ठीक, चलें, मैं आई प्रोवाइड द कोड, हैव अ लुक एट द कोड। नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, मैं कोड शेयर करूँगी। देन आई एक्सपेक्ट यू के इस कोड को देखें और इस कोड को कंपेयर करें इनहेरिटेंस वाले कोड के साथ। नहीं, मैं अलग अलग ही भेजूँगी।